नमस्कार। आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद हैं तेरे। मैं अभिसार शर्मा। आपको याद है गोवा के एक मिनिस्टर बिश्वजीत राणे ने एक बार कहा था कि मनोहर पारिकर के घर में रफाल को लेकर ऐसे राज हैं कि अगर उनके बेडरूम की राज बाहर आ गए तो मोदी सरकार के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। बिश्वजीत राणे के उस ऑडियो को वायरल किया था कांग्रेस ने। उस वक्त मुझे याद है बिश्वजीत राणे और मनोहर पारिकर जब जिंदा थे, उन्होंने कहा था कि हम इस फर्जी ऑडियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। वो दिन है दोस्तों और आज का दिन। अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, उल्टा अब फ्रांस के रास्ते एक और बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि वहां की एक कंपनी मीडिया पार्ट ने यह दावा किया है, और यह दावा कहीं और से नहीं बल्कि फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए के हवाले से आया है कि 1 मिलियन यूरोस दिए गए हैं एक भारतीय दलाल सुषेन गुप्ता को, उनकी कंपनी को। मुद्दा क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये वो देश है जहां के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। न खाता हूं न खाने दूंगा। मगर आपके सामने इतना बड़ा मामला है, ना सुप्रीम कोर्ट को ही लगता है जरूरी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी से फ्रांस की इस खबर पर प्रतिक्रिया मानी जाती है, तो यह शख्स माननीय रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि इस मामले की जांच पहले ही सुप्रीम कोर्ट और सीएजी कर चुकी है, इस पर कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये तो समझ सकता हूं रविशंकर प्रसाद कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप तो अनिल अंबानी के भी प्रवक्ता हो गए, मगर आप फ्रांस की कंपनी डासो जो हमारा पार्टनर है रफाल में, उसके प्रवक्ता कब से हो गए भाई? इस पर सवाल कोई और नहीं बल्कि एक फ्रांस की मीडिया एजेंसी कर रही है, मीडिया पार्ट। और ये सवाल उठाए जा रहे हैं फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए के सवालों के आधार पर। मुद्दा क्या है मेरे दर्शकों को एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि आपको इसके एक एक बिंदु पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। पहला मुद्दा, फ्रांस के एक पब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डासो को भारत में एक बिचौलियों को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े। अब यह बिचौलिया कौन है? आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है सुषेन गुप्ता, और यहां आप देख सकते हैं यह शख्स जो है खड़ा हुआ है सदगुरु के साथ। जी हां, डायमेंशन वाले सदगुरु के साथ। और यही नहीं दोस्तों, ये वो शख्स है जिसे ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है, यानी कि इनकी प्रशस्ति है, इनकी जो तारीफ जो है वो बहुत लंबी है। इसके बाद गौर कीजिए, फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे के बाद एक बार फिर दोनों देशों में राफाल की डील को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर समझौता हुआ, उसके बाद डासो ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरोस की राशि दी थी। साल 2017 में डासो ग्रुप के अकाउंट में जो हैं इतने यूरोस गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर हुए थे। गिफ्ट टू क्लाइंट के तौर पर, यह किसी और ने नहीं बल्कि डासो ने किया। आप यह सवाल जरूर करना चाहेंगे कि यह जो दावा मीडिया पार्ट कर रहा है, दरअसल इसका खुलासा कैसे हुआ? तो इसके लिए मैं आपको इंडिया टुडे ग्रुप के एक आर्टिकल के यह अंश पेश करना चाहूंगा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए ने दासों के खातों का ऑडिट किया, यानी कि उसकी जांच की। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर डासो ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल्स बनाने में हुआ था, लेकिन ऐसे कोई मॉडल्स बने ही नहीं थे। फ्रांसीसी रिपोर्ट का दावा है कि ऑडिट में यह बात सामने आने के बाद एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिलीभगत को भी दिखाई देता है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने वो शख्स आपको दिखाया, सुषेन गुप्ता। इस मामले का भारतीय लिंक क्या है, यह भी अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनी डेफसिस सॉल्यूशंस के इनवॉइस में दिखाया गया है कि जो 50 मॉडल तैयार हुए उसकी आधी राशि उन्हें दी थी।
हर एक मॉडल की कीमत करीब 20,000 यूरो से अधिक थी। हालांकि सभी आरोपों का डॉसो ग्रुप के पास कोई जवाब नहीं था और उसने ऑडिट एजेंसी के जवाब नहीं दिए। साथ ही डॉसो यह भी नहीं बता सका कि आखिर उसने यह गिफ्ट की राशि किसे और क्यों दी थी। जिस भारतीय कंपनी का नाम इस रिपोर्ट में लिया गया है उसका पहले भी विवादों से नाता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का मालिक सुषेन गुप्ता पहले ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के केस में जेल जा चुका है। वो सुषेन गुप्ता जो एक बार फिर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर भारतीय जनता पार्टी डासो की प्रवक्ता क्यों बनी हुई है। आखिर क्यों रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं इस मामले की जांच करने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसकी जांच कर चुका है। दोस्तों आज से 2 साल पहले इसी मंच पर यानी कि न्यूज क्लिक के मंच पर मैंने आपके सामने, फरवरी का महीना था 2 साल पहले यानी कि 2019, उस वक्त मैंने आपके सामने कुछ सवाल उठाए थे और आज भी वो सवाल वाजिब हैं। वो सवाल क्या है दोस्तों, एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा गोवा के मिनिस्टर विश्वजीत राणे की एक पत्रकार के साथ हुई बातचीत जिसमें वो कह रहा है कि मनोहर पारिकर के बेडरूम में रफाल को लेकर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं और इसके चलते मोदी सरकार इनसे कभी पंगे नहीं ले सकती। वो बातचीत क्या है आप सुनिए। Apart from that, Chief Minister makes one very interesting statement that I have all the information of Rafael in my bedroom, which you should actually make a story and put it because you can cross check with somebody who you're close to from within the cabinet. Okay. Because this is how this is something which he said. That means he is holding them to ransom. तो क्या आज ये वक्त हो नहीं गया है कि मनोहर पारिकर के बेडरूम में आखिर वो क्या राज थे? क्या इसे पता नहीं लगाया जाना चाहिए? और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। और बार बार दोस्तों, जैसे ही मोदी सरकार इस मामले में शामिल होती है, सबसे पहले तो क्या होता है, विमान की कीमतें जो हैं वो 3 गुना बढ़ जाती हैं और जितने विमान हमें लेने होते हैं वो भी 1/3 कम हो जाते हैं। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आज से 2 साल पहले मैंने शो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोदी सरकार इस मामले में किस तरह से दखल दे रही है। बावजूद इसके कि रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आज से 2 साल पहले का मेरा शो है, इसका यह अंश देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो हम पैरा 5 का रुख करना चाहेंगे जो हिंदू की रिपोर्ट में है। इसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी डिफेंस एसके शर्मा क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ऐसे समानांतर चर्चा से रक्षा मंत्रालय का पक्ष कमजोर होता है। हम पीएमओ को सलाह देना चाहते हैं कि वो फ्रांस के साथ समानांतर बातचीत न करे। अगर आपको रक्षा मंत्रालय में विश्वास नहीं है तो आप बातचीत के पैमाने को बदलकर इसे पीएमओ की नुमाइंदगी में आगे बढ़ाएं। यानी कि रक्षा मंत्रालय से आपत्ति की प्रधानमंत्री कार्यालय दखल दे रहा है जिससे भारत का पक्ष कमजोर पड़ रहा है। और इसी बात को दोहराया डिफेंस सेक्रेटरी जी मनोहर कुमार ने। मनोहर कुमार कहते हैं रक्षा मंत्री उस वक्त पर्रिकर थे, इस पर ध्यान दें क्योंकि इससे हमारी वार्ता की क्षमता, नेगोशिएशन पावर पर असर पड़ता है। यानी कि 2 लोग रक्षा मंत्रालय से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय दखल दे रहा है। क्यों दे रहा है, रहस्यमय तरीके से दखल दे रहा है, इसकी वजह क्या है और ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय ना करे और अगर उन्हें दखल देना है तो आप ही नुमाइंदगी करो भाई बातचीत की। इसके जवाब में अब हिंदू ने दरअसल यहां तक दिखाया था, उसके नीचे जो पक्ष है वो बाद में आता है और इसे एएनआई ने छापा है। मगर इससे मामला बदल नहीं जाता है। पर्रिकर इसमें क्या कहते हैं, मनोहर पर्रिकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय, ऐसा लगता है कि पीएमओ और फ्रांस सरकार इस वार्ता पर नजर रखे हुए थी जो शिखर सम्मेलन का परिणाम थी। पैरा 5 ओवर रिएक्शन है, जरूरत से ज्यादा दी गई प्रतिक्रिया है। रक्षा सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके निजी सचिव के साथ मामले को सुलझाएं। यानी कि मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले को सुलझाएं। यानी कि मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को कहा था, गलत बयानी की थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस बातचीत में शामिल नहीं है। अब आप कहेंगे कि दिक्कत क्या अगर प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें शामिल हो गया है।
इसमें दो दिक्कतें हैं दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान से सुनना होगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। दिक्कत नंबर 1, यह नाम अनिल अंबानी। दोस्तों, इस नाम के आने के बाद राहुल गांधी ने भी हमला तेज बोल दिया, और जैसे कि मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं, इससे काफी शक भी पैदा होता है। दूसरी बात दोस्तों, एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पिछले 70 सालों से चली आ रही है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत सिर्फ डिफेंस कमेटी ऐसे मामलों में बातचीत करती है, प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल नहीं देता है। मेरा सवाल मोदी जी से यह है, आप 36 विमानों के लिए दखल दे रहे थे, और कहीं यह दखल इसलिए तो नहीं है क्योंकि मित्रों का साथ और मित्रों का विकास करना चाहते हैं आप? ये मित्र आपके अनिल जी, आपको यह समझना पड़ेगा कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे थे। ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि पिछले 70 सालों से, जैसे कि मैंने बताया, जब भी रक्षा समझौते होते हैं तो उसमें डिफेंस कमेटी ही शामिल होती है, कोई और शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय शामिल नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल नहीं होती है। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, रिपोर्ट्स के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर, कि प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल था। आखिर क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय दखल दे रहा था? क्या आपको यह सवाल नहीं उठाना चाहिए? और अब भी जो ताजा प्रतिक्रिया आई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने घेरा है सरकार को, इस मामले में क्या हो रहा है? रविशंकर प्रसाद जो हैं वो डासो के प्रवक्ता बने हुए हैं। यह अपने आप को आपको बहुत ही विचलित करने वाली चीज नहीं लगती है? क्योंकि यह वो सरकार है जो न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करती है। न खाता हूं न खाने दूंगा। यहां सीएजी रिपोर्ट्स भी नहीं होते हैं, किसी की ऑडिट भी सलीके से नहीं होती है, इसलिए भ्रष्टाचार भी कभी सामने नहीं आता है। लोकपाल बिल लाया जाए, अन्ना आंदोलन पर सवार होके ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई थी, मगर आज लोकपाल कहां है? क्या आपने कभी खुद से सवाल किया? मगर मैं जानता हूं कि आपके जहन में कुछ सवाल होंगे कि अब आखिर आगे क्या। इसके लिए इन दो बिंदुओं पर आपको गौर करना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पर है। आगे क्या? पहला, क्या सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा फिर से उठाया जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को खारिज कर चुकी है, मगर मीडिया पार्ट के इस खुलासे के बाद कि एक बिचौलियों को 1 मिलियन यूरोस दिए गए थे, यह मामला फिर से ज्वलंत हो गया। और मुद्दा नंबर 2, क्योंकि मीडिया पार्ट ने यह दावा किया था कि अभी हमारी रिपोर्ट की दूसरी और तीसरी खेप जारी बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी यह महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर भारतीय मीडिया, मुख्यधारा मीडिया, ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा? क्या ये मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए? मगर बोल के लब आजाद है तेरे में, मैं ये मुद्दे उठाते रहूंगा। आज से 2 साल पहले भी मैंने रफाल पर सवाल उठाए थे, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।